नमस्कार, मैं रविश कुमार। यह कौन तय करेगा कि सरकार की आलोचना क्या है और देश की आलोचना क्या है? गृहमंत्री ने कहा कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, देश की आलोचना नहीं कर सकते। नया आपराधिक कानून में राजद्रोह हटाकर देशद्रोह लाया गया है। जाहिर है सरकार ही तय करेगी, उसकी पुलिस तय करेगी कि आपने सरकार की आलोचना में जो लिखा है, कहा है, वो देश की आलोचना है या नहीं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता को लेकर जो चिंताएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। इसे लेकर जो भाषण दिए जा रहे हैं वही पहुंचाया जा रहा है और भाषणों में तालियों पर ज्यादा जोर है। इस कानून में ऐसा क्या है, इसे लेकर किस तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं, जनता को अभी विस्तृत रूप से पता नहीं है और ना चल पाएगा। कितने ही पत्रकार आतंकवाद की धारा में 3-3 साल तक के लिए जेल में डाल दिए गए। सामाजिक कार्यकर्ता 3 से 5 साल तक के लिए यूएपीए के केस में जेल में डाल दिए गए। मोदी सरकार के दौर की ही बात कर रहा हूं और अमित शाह कह रहे हैं कि आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी, पहली बार की जा रही है। तब फिर इन लोगों को आतंकवाद के केस में क्यों जेल में बंद किया गया और इनका उदाहरण देकर अमित शाह क्यों नहीं बात करते हैं और ना उनसे इसके बारे में पूछा जाता है। गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे, सिद्दीक कप्पन, फहाद शाह को किस लिए जेल में रखा गया? हम गौतम नवलखा की जमानत पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले गृहमंत्री के बयान को आप सुनिए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि राजद्रोह का कानून अंग्रेजों का था, उसे हटाकर देशद्रोह का लाया गया है। यह भारतीय है। दरअसल राजद्रोह और देशद्रोह की परिभाषा और इसकी समझ का अधिकार सरकार के पास ही रहेगा, और यह समझ पूरी तरह से पश्चिमी है और उसी ब्रिटिश सरकार की देन है। आपको इस तरह से बताया जा रहा है जैसे आपको राहत मिलने वाली है, कोई भारतीय व्यवस्था आ रही है। यह कानून कैसे खत्म हुआ, हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। बात मई 2020 की है, जब एनवी रमना चीफ जस्टिस थे। उनकी बेंच राजद्रोह के मामले की सुनवाई कर रही थी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी थीं। कोर्ट की टिप्पणी से लगने लगा कि वह राजद्रोह के कानून को खत्म कर देगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि वह राजद्रोह के कानून पर विचार करेगी। कोर्ट इस मामले की सुनवाई रोक दे। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि जब तक राजद्रोह के कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता, इस कानून के तहत जो ट्रायल चल रहे हैं, अपील सुनी जा रही है, उन्हें स्थगित किया जाता है। उसी साल जून में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है जिसमें राजद्रोह की वकालत कर दी जाती है। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले से ही एफआईआर करने पर रोक लगा दिया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि संसद से पास हुए तीनों कानूनों में 90% हिस्सा पुराने बिल से ही लिया गया है। आप जानते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में किसकी याचिका पर सुनवाई हुई थी? सितंबर 2021 में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ असम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आईपीसी की धारा 124A की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। तो इसका श्रेय अमित शाह को पत्रकारों के संगठन को देना चाहिए था, जिसका श्रेय सरकार खुद लेना चाहती है। उसकी पहल असम के पत्रकारों के संगठन ने की,
तब जब 2014 के बाद इसका इस्तेमाल बढ़ गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी कई बातें निकल कर आईं जिससे पता चला कि राजद्रोह की धारा का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि यह धारा औपनिवेशिक विरासत की देन है, इसका इस्तेमाल आज के भारत में नहीं करते हैं। केंद्र सरकार का ही आंकड़ा आपको दे रहा हूं। 2014 से 2022 के बीच पूरे देश में राजद्रोह के 399 केस दर्ज हुए। 2019 में सबसे अधिक 93 और 2020 में 73। अगर यह ब्रिटिश राज की निशानी थी तब मोदी सरकार बताए कि उसी के दौर में गुलामी के दौर के इस कानून का इस्तेमाल सबसे अधिक क्यों हुआ। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। यही नहीं, सुनवाई के दौरान यह भी निकल कर आया कि मौजूदा समय में देश भर में 124A यानी राजद्रोह के केस के तहत 13,000 लोग जेलों में हैं। तब कोई गुलामी के खिलाफ भाषण नहीं दे रहा था। मान्यवर, हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र है, मगर देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि देशद्रोह की परिभाषा सरकार तय करती है। याद रखिएगा, नए क्रिमिनल लॉ में देशद्रोह का प्रावधान है। संसद में कोसा गया कि कांग्रेस ने 70 साल में राजद्रोह को खत्म नहीं किया, लेकिन इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून का भविष्य खतरे में नजर आने लगा। कोर्ट में सरकार को अपने हलफनामे में कहना पड़ा कि औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने के प्रधानमंत्री के सपने के तहत इस पर विचार होगा। कोर्ट सुनवाई पर रोक लगा दे। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम हुआ है तो अब मैं जिस केस और जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। जैसे कितने लोगों को पता है कि पत्रकार गौतम नवलखा के साथ क्या हुआ है। गौतम नवलखा को 3 साल 8 महीने तक जेल में रखा गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत देते हुए कहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA ने 20,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इसमें 370 गवाह हैं, लेकिन गौतम नवलखा के खिलाफ आतंकवाद के जो आरोप लगाए गए हैं उसके पक्ष में एक भी ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गौतम नवलखा और इसी मामले के एक अन्य आरोपी सुरेंद्र गाडलिंग के बीच जो भी पत्राचार है वो सबूत नहीं है, खोखला सबूत है, सुनी सुनाई बातें जैसी हैं। नवलखा 3 साल 8 महीने तक जेल में रहे। NIA जैसी एजेंसी सबूत तक पेश नहीं कर पाई। अब जाकर जमानत मिली है, मगर वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक जेल से बाहर नहीं आए हैं। नवंबर 2022 में गौतम नवलखा को तलोजा सेंट्रल जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट में रखा गया। गिरफ्तारी के वक्त गोदी मीडिया के कुछ चैनलों पर गौतम नवलखा को लेकर किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, झूठी बातें फैलाई गईं। अब उसकी कोई सफाई नहीं आएगी, बल्कि उनकी जमानत की खबर 21 दिसंबर के हिंदी के 2 बड़े अखबारों में थी ही नहीं। मैंने बहुत ध्यान से दोनों अखबार पलटे। इस तरह आप हिंदी के चैनल देखते हैं या हिंदी के अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि किसके इशारे पर गौतम नवलखा को उठाया गया, आतंक की धारा में जेल में बंद किया गया और करीब 4 साल उनकी जिंदगी के जेल में खत्म हो गए। 3 साल 4 साल जेल में रहना क्या होता है, उसके आगे पीछे परिवार और उस व्यक्ति की जिंदगी कैसे खत्म हो जाती है, आपको सुधा भारद्वाज की किताब पढ़नी चाहिए। फ्रॉम फांसी यार्ड जगरनॉट से आई इस किताब को पढ़िएगा। पता चलेगा कि सत्ता जब नजर फेरती है तो एक झटके में आपका जीवन जेल की दीवारों के भीतर कैद हो जाता है। इस किताब की लेखिका सुधा भारद्वाज भी भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार की गई थीं। 3 साल तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली। इस किताब के बारे में द लीफलेट को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि जितनी बार आप जेल से कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से जेल आते हैं, आपकी तलाशी ली जाती है। उस दौरान तरह तरह के अपमानजनक दौर से गुजरना पड़ता है। जेल में कई चीज़ों की आदत पड़ जाती है, मगर हर दिन के इस अपमान की आदत नहीं पड़ती। जेल में आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। सुधा भारद्वाज ने इस साक्षात्कार में बताया कि शोमा सेन को आर्थराइटिस थी। उन्हें खड़े होने में दर्द होता था। सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक खड़े रहना असहनीय हो जाता था। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ही प्लास्टिक की कुर्सी मिली।
सुधा भारद्वाज ने बाकी कैदियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और 20 साल बाद उन्हें पंखा मिला। सेल में पंखा मिलना भी बड़ी जीत मानी गई। आपको याद होगा कि स्टैन स्वामी को पीने के लिए सिपर तक नहीं मिला। इस तरह के अपमान से गुजरना पड़ा उन्हें, जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ छोड़कर गरीब आदिवासियों की मदद का रास्ता चुना। भारद्वाज कहती हैं कि ऐसा लगता था कि हम पाषाण युग में जा रहे हैं। किसी धातु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चम्मच भी नहीं, कैंची भी नहीं, नेल कटर भी नहीं और सेफ्टी पिन भी नहीं। सुधा लिखती हैं कि जेल में दुपट्टा ओढ़ने की अनुमति नहीं थी, मगर जब किसी से मिलना होता था तब जरूर दुपट्टा दिया जाता था। यह उस केस की बात हो रही है जिसमें गौतम नवलखा भी आरोपी हैं और करीब 4 साल जेल में रहे। जिन्हें जेल में डाला गया वो सख्त से सख्त सजा भुगतते रहे। सोचिए 5 साल हो गए, एनआईए इन सभी के खिलाफ ठोस सबूत तक नहीं ला सकी और ये लोग इस तरह से जेल के नाम पर सजा भुगतते रहे। अभी भी शोमा सेन को जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। सोचिए, इस खबर को हिंदी अखबार या चैनल आप तक पहुंचने नहीं देते, इसके डिटेल को आप तक पहुंचने नहीं देते। क्या यह खबर बड़ी नहीं थी? भीमा कोरेगांव केस में गौतम नवलखा पहले नहीं हैं। उनसे पहले भी कई लोगों को इसी तरह से जमानत मिली है कि कोई सबूत नहीं तो बिना सबूत के भी आप 3-4 साल तक जेल में डाले जा सकते हैं। इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद तेलतुंबडे को जमानत दी। आनंद तेलतुंबडे भी उसी केस में जेल में बंद किए गए थे जिसमें गौतम नवलखा को जेल में डाला गया। जुलाई में आनंद तेलतुंबडे, वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों के केस में वही कहा जो गौतम नवलखा के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने करीब करीब कहा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि भले ही उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन केवल यही जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। वो पिछले 5 सालों से जेल में बंद हैं। हमने इस स्तर पर उनके खिलाफ उपलब्ध चीजों को देखा है। अभी तक के मिले सबूत अंतिम फैसले तक अपीलकर्ताओं को हिरासत में रखने के लिए उचित नहीं है। भीमा कोरेगांव मामले में सुनवाई अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। यह केस राजनीतिक नहीं था, यानी राजनीतिक तौर पर लोगों को नहीं फंसाया गया। यह वही कह सकता है जिसने हर गलत को सही साबित करने की कसम खा ली हो। यह एनआईए का केस है। कानून बनाने और लागू करने, सजा देने में मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। 2018 से 23 आ गया और अब पूरा भी हो गया। 5 साल में चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले में लिखा है कि चार्ज फ्रेम होने में ही 1 साल से अधिक समय लग जाएगा। रही बात ट्रायल होने और पूरी होने की, तो उसकी संभावना निकट भविष्य में बहुत कमजोर लगती है। यह उस केस का हाल है जिसमें आरोप है कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। इतने गंभीर मुद्दे के मुकदमे की यह हालत है। अगर आप अब भी राजनीति नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका भी बहुत सोचने का तरीका क्रिमिनल की तरह होता जा रहा है। इस केस में कितने लोगों को 2 से 5 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। सुधा भारद्वाज को जमानत मिलने में 3 साल लगे, 3 साल जेल में रहीं। इसे आतंकवाद का केस बताया गया, यूएपीए की धाराएं लगाई गईं और उसका यह नतीजा है। इसके बाद भी अमित शाह लोकसभा में कहते हैं कि न्याय देरी से मिलता है, कोर्ट में जाना ही अपने आप में सजा है। निश्चित रूप से अमित शाह इस एक केस के संदर्भ में नहीं बोल रहे थे, भारत के क्रिमिनल लॉ में बदलाव के विधेयक पर बहस के दौरान बोल रहे थे, जब विपक्ष के 90 से अधिक सांसद लोकसभा से निलंबित होकर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई। गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। सालों के सालों तक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर रहते हैं। प्रोसेसिव पनिशमेंट है, यानी केस कर दो, जेल में डाल दो, तरह तरह की धाराएं लगा दो, गोदी मीडिया में खबरें ऐसे चलवा दो जैसे कोई आतंकवादी है, फिर 3-4 साल बाद जमानत तो मिल ही जाती है। इसके बाद भाषण भी दे दो कि हम नया कानून ला रहे हैं ताकि कोर्ट में जाना सजा ना हो।
नए कानून के बाद क्या गौतम नवलखा, सिद्दीक कप्पन, फहाद शाह, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे जैसों को फंसाना बंद हो जाएगा? मुकदमों में उलझाना बंद हो जाएगा? कई साल तक जेलों में रखना बंद हो जाएगा? क्या भारत की राजनीति और राजनेताओं की सोच भी बदलने जा रही है? ऐसा भ्रम आपको किस आधार पर हो रहा है? आप गौतम नवलखा के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी पढ़िए। एनआईए एक पेशेवर संस्था के रूप में काम करती तो इतने कमजोर आधार पर किसी को 4 साल जेल में नहीं रखती। उसने इन 4 साल में क्या सबूत जुटाए कि बॉम्बे हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि जो दस्तावेज और पत्र बरामद हुए हैं वो आधे अधूरे हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। इस आधार पर गौतम नवलखा को साजिशकर्ता माना ही नहीं जा सकता है। भीमा कोरेगांव का केस पुणे पुलिस के पास था। इस केस की जांच को लेकर कई सवाल उठते रहे। 24 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने इसे पुणे पुलिस से लेकर एनआईए को दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का केस बनाया गया और आज 5 साल बाद एनआईए ढंग का सबूत तक पेश नहीं कर पाई। लिखने पढ़ने वालों की दुनिया में गौतम नवलखा की अपनी प्रतिष्ठा है। राज्य के नियंत्रण और उसके डर से आगे जाकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। 30 साल तक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के साथ काम किया है। ग्वालियर में जन्मे गौतम नवलखा न्यूज क्लिक के साथ काम कर रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी न्यूज क्लिक पर छापा पड़ा और इसके संस्थापकों को चीन से पैसा लेने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। इस न्यूज क्लिक का भी किस्सा देख लीजिए। 2021 के फरवरी में ईडी ने छापा डाला। सितंबर 2021 में आयकर विभाग ने। आपको लगता है कि जो कंपनी लगातार छापों से घिरी हो वो चीन से पैसा लेने जाएगी ताकि फिर से छापा पड़े और फिर से कोई जेल चला जाए? इस साल अक्टूबर के महीने में केवल न्यूज क्लिक ही नहीं, इसके लिए काम करने वाले फ्रीलांस पत्रकारों के घर भी छापे पड़े। अब खबर आई है कि इसके खाते को आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिया है। इसका असर यह होगा कि यहां काम करने वाले लोगों को सैलरी नहीं मिल सकेगी। मामूली सैलरी पर काम करने वाले यहां के पत्रकारों का घर कैसे चलेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। न्यूज क्लिक ने बयान जारी किया है कि आयकर विभाग के आरोप निराधार हैं। इस बयान में कहा गया है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन जब पैसे का पेमेंट करने गए तो पता चला पेमेंट ही नहीं हो रहा है। पत्रकार काम करते हैं, वीडियोग्राफर काम करते हैं, सपोर्ट स्टाफ होते हैं, अब इन सभी को सैलरी नहीं दी जा सकेगी। इस तरह धीरे धीरे पत्रकारिता खत्म कर दी गई। आप देखते रह गए। हमने गौतम नवलखा की कहानी क्यों बताई? इसलिए बताई कि गोदी मीडिया आपको यह सब नहीं बताता है। कानून की बारीक जानकारी की जगह यही बताया जा रहा है कि 475 जगहों से गुलामी की निशानी मिटा दी गई। इस कानून को कॉपी पेस्ट कानून भी कहा जा रहा है। पुरानी धाराएं हैं, उनके नंबर और स्थान बदल दिए गए हैं। 7 दशकों से इन्हीं कानूनों के आधार पर एक से एक मुकदमे लड़े गए, फैसले हुए, इंसाफ हुआ। जिन वकीलों ने इनके आधार पर न्याय दिलाई वो भी भारतीय ही थे। उन्हें कभी नहीं लगा कि कानून की ये धाराएं पश्चिमी हैं, औपनिवेशिक हैं, मगर नैरेटिव चाहिए। वो नैरेटिव केवल धर्म के क्षेत्र में नहीं, कानून के क्षेत्र में भी और सिनेमा के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी उसी तरह से काम करता है। आपको लगते रहना चाहिए कि बहुत कुछ हो रहा है, आपको लग भी रहा है, हो या ना हो, लगते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।